आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एआईपी को एमजीएन रेगा में तब्दीली के खिलाफ होने वाले मुजाहरे को रोक दिया। एहतजाज के ऐलान के बाद आज पुलिस ने एआईपी के कई लीडर्स को डिटेन कर लिया। इन लीडरान में लंगेट से एमएलए शेख खुर्शीद, एआईपी तर्जुमान फिरदौस बाबा, डीडीसी डार मुजफ्फर और एआईपी तर्जुमान एडवोकेट शाहनवाज शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद एआईपी लीडरान को एहतजाज से रोकना है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एआईपी को एमजीएन रेगा में तब्दीली के खिलाफ होने वाले मुजाहरे को रोक दिया है। एहतजाज के ऐलान के बाद आज पुलिस ने एआईपी के कई लीडर को डिटेन कर दिया। इन लीडरान में लंगेट से एमएलए शेख खुर्शीद, एआईपी तर्जुमान फिरदौस बाबा, डीडीसी डार मुजफ्फर और एआईपी तर्जुमान एडवोकेट शाहनवाज शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद एआईपी लीडरान को एहतजाज से रोकना है। आज 3 जनवरी को हमने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्रीनगर में। तो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें परमिशन दिया जाए आज के प्रोटेस्ट के लिए। मगर जैसे कि आपको देखने को मिला होगा, मुझे नज़रबंद किया गया है अपने घर में, और जो हमारे शेख खुर्शीद साहब हैं, एमएलए साहब हैं, तो उनको भी नज़रबंद किया गया है अपने घर में। और हमारे डीडीसी जो तुजर है मुजफ्फर डार साहब, उनको भी हिरासत में लिया गया है। एडवोकेट शाहनवाज साहब हमारे लीडर हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम था आज, उसको नाकाम बना दिया गया। हमारा प्रोटेस्ट इस सिलसिले में था कि नरेगा में जो अमेंडमेंट्स की गई है रिसेंट पार्लियामेंट सेशन में, तो उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में जो रोज़गार का जो वाहिद वसीला था एमडी नरेगा, उसको भी चेंज किया गया है। बजाय इसके कि हमें नया रोज़गार दिया जाए, उसमें भी चेंज कर दी गई है, जो कि बिल्कुल अवाम मुखालिफ है। उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हेडक्वार्टर पर, कुपवारा ज़िला हेडक्वार्टर पर एंटी जो नरेगा अमेंडमेंट्स है उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने उसको अलाउ नहीं किया गया, उनकी तरफ से अलाउ नहीं किया गया। हमारे इस प्रोटेस्ट पर कदगन लगाई गई है। हमारे सीनियर रहनुमा और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब को घर में नज़रबंद रखा गया। पार्टी के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा फिरदौस साहब को कुपवारा में घर में नज़रबंद रखा गया। इसी तरह जो हमारे और भी रहनुमा हैं ज़िला कुपवारा से, एडवोकेट दाऊद साहब है, उनको नज़रबंद रखा गया। नज़ीर साहब को नज़रबंद रखा गया। और तुजर शरीफ से जो हमारे डीडीसी है मुजफ्फर साहब, उनको नज़रबंद रखा गया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी इस कदम को लगाने पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। ये लोगों के हित में, जो दिही इलाके के नौजवान हैं, उनके हक़ में एक प्रोटेस्ट था, ताकि उनको जो राइट है, राइट टू वर्क, उनको वो हासिल हो। हमारे ऑनरेबल एमपी साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी जो है इसकी मखालफत की, और हम यहाँ ग्रास रूट लेवल पे भी जो है हम मखालफत करते हैं इस बिल की। ये एंटी पीपल, एंटी रूरल, एंटी फेडरल, एंटी पुअर, एंटी जो लेबर एक बिल है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और आज हमने जो है एक प्रोटेस्ट मार्च का प्रोग्राम रखा था कुपवारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है इजाज़त नहीं दी गई, और हमारे सारे लीडरान को जो है उनको नज़रबंद किया गया। और आइंदा आने वाले वक्त में भी हम जो अलग अलग दूसरे जो हमारे अजला हैं, चाहे बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, बडगाम, या जो साउथ कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है हम प्रोटेस्ट कॉल्स देंगे। और साथ ही साथ हम स्टेट लेवल पे भी एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, ताकि इस बिल की जो है हम मखालफत कर सकें। जी, तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एआईपी के मुजाहिरे को क्यों रोक दिया, और मनरेगा में तब्दीली किस चीज के लिए हो रही थी? जी फरिश्ता, अगर बात करेंगे, कल शाम देर गई एआईपी ने एक हड़ताल की कॉल, जिसमें उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे
पुरअमन से, जिसको हम हुकूमत से बावर कराएंगे कि आपकी जो यहाँ पे मनरेगा के नाम जो चेंज किया गया उसके खिलाफ उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी। लेकिन अल सुबह जो तमाम जो AIP के लीडर है, MLA की बात करें, MLA शेख खुर्शीद की बात करें या फिरदौस बाबा की बात करें या बाकी जो एडवोकेट दाऊद की बात करें, उनको अथॉरिटीज ने अलाउ नहीं किया, उनको घर में नजरबंद किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो उनका मार्च था फिलहाल तो उनको कदम लगाई थी कि उनको मार्च करने की इजाजत नहीं दी गई। इसी वही अगर बात करेंगे उनका साफ तौर कहना है जो इस वक्त हुकूमत जो यहाँ पे कानून बदलने की कोशिश करेंगे, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हम बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ वही जो मनरेगा के मजदूर जैसे वो मनरेगा मजदूर उन पर शब खूनी मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि AIP के जब सीनियर लीडर और MLA लंगेट शेख खुर्शीद ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ से हुकूमत से दावा कर रही है कि हम फैसिलिटी लेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ लोगों के पर शब खून मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं ताकि हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आज हमें अलाउ नहीं दिया गया है कि एहतजाज पुरअमन एहतजाज करने के लिए हक नहीं दिया गया, तमाम AIP के तमाम लीडरान जो है उनको नजरबंद किया गया, लेकिन उसके बावजूद हम अगले कुछ दिनों में तमाम डिस्ट्रिक्टों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। एजाज, पुलिस ने AIP के कितने लीडर्स को डिटेन किया है और लंगेट से MLA शेख खुर्शीद कौन है और उनका AIP से क्या कुछ रिश्ता है, तफसीलन बताइए। जी फर्ज अगर बात करेंगे जो शेख खुर्शीद है, ये AIP का जो सुप्रीमो है उसका भाई है कि शेख खुर्शीद जो MLA से मुंतखब MLA है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो शेख खुर्शीद, अगर उसको भी सुबह डिटेन किया गया, पता जैसे एक दर्जन से ज्यादा उसके जो AIP के वर्कर साहिबान उनको डिटेन किया गया, उनको नजरबंद किया गया। वही अगर बात करेंगे एनामुल नबी जो AIP के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमने इसलिए एक एहतजाज की कॉल दी कि इस हुकूमत को बावर कराना चाहेंगे कि जो आपने ये कदगन लगाया कि जो मनरेगा का नाम चेंज किया जा रहा है। जी, और AIP के तर्जुमान फिरदौस बाबा की रोल क्या थी इस मुजाहिरे में, एजाज ये जानना चाहेंगे। वहीं पे DDC डार मुजफ्फर का नाम इस खबर में क्यों आया? इस बीच आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर पुलिस ने AIP को मनरेगा में तब्दीली के खिलाफ होने वाले मुजाहिरे को रोक दिया। एहतजाज के ऐलान के बाद आज पुलिस ने AIP के कई लीडर्स को डिटेन कर लिया। इन लीडरान में लंगेट से MLA शेख खुर्शीद, AIP तर्जुमान फिरदौस बाबा, DDC डार मुजफ्फर और AIP तर्जुमान एडवोकेट शाहनवाज भी शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद AIP लीडरान को एहतजाज से रोकना है। एजाज जानना चाहेंगे AIP के जो तर्जुमान फिरदौस बाबा है उनका क्या कुछ रोल रहा था इस मुजाहिरे में, वहीं पे DDC डार मुजफ्फर का नाम इस खबर में क्यों आया? जी फरिश्ता अगर बात करें जो AIP का स्पोक्स पर्सन है फिरदौस बाबा, उनकी तरफ से कॉल दी गई थी कि कल तमाम जो AIP के वर्करान है उन्होंने कहा कि उनको कोपारा में जमा हो जाए और कोपारा के DC आपके सामने वो अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन अगर सुबह वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर जारी है। इस दौरान टंगमर्ग में टेम्परेचर -6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। वहीं इस ठंड की वजह से नदियों और नहरों का पानी जम गया है, जिससे पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। हालांकि वादी कश्मीर में इस साल बर्फबारी कम हुई है, लेकिन ठंड का असर बहुत ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांडीपोरा में इस साल देर से बर्फबारी हुई है। देरी से बर्फबारी ने मकामी लोगों में तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है। लोग डर रहे हैं कि अगर सूखा और मौसम की बेकायदगी इस तरह जारी रही तो इससे वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और मकामी ज़राए मुआश पर काफ़ी असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने बार बार वार्निंग दी है कि सर्दियों में बरसात और बर्फबारी में कमी से वादी में वाटर क्राइसिस भी हो सकते हैं। श्रीनगर
श्रीनगर में शीतकालीन तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इंतजामिया ने स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं, जिनका मकसद बर्फबारी की निगरानी करना और फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाना है। शहर को 4 ऑपरेशनल इलाकों में तकसीम किया गया है, जहां हर एक इलाके की निगरानी स्पेशल ऑफिसर के जरिए की जाएगी। ये ऑफिसर सफाई और सर्विसेज की बहाली के लिए जिम्मेदार होंगे। कुल 301 मशीनें, जिनमें स्नो कटर, स्नो ब्लोवर, लोडर और टिपर ट्रक शामिल है। इसके अलावा 305 ट्रेनिंग मुलाजिम शिफ्टों में काम करेंगे ताकि 24 निगरानी की जा सके। इसके साथ ही मुख्तलिफ महकमे के बीच इंटर डिपार्टमेंटल कायम किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हेल्थ महकमा, पीडीडी और एसएमसी भी शामिल है। myself बोधराज, चीफ इंजीनियर मशीनरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर। हमारे यहाँ पे आप जैसे आपको पता है, हमारे कश्मीर प्रोविंस में जितने भी स्नो क्लियरेंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रोल रहता है इसमें। इस बार का टारगेट जो हमारा जैसे 10,015 किलोमीटर है, जो हम ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कश्मीर प्रोविंस के सब में यहाँ पे हम क्लियरेंस करते हैं, रोड क्लियरेंस करते हैं। इसके लिए हमारे पास जैसे हमें पता है कि 4 जोन हमने इस पर डिवाइड किए हुए हैं। श्रीनगर जोन है, अनंतनाग है, हमारे 4 डिविजन्स हैं जो पेरिफेरी में, तीसरा बारामूला में है, चौथा हंदवारा में है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे डिविजन्स हैं, ये डिवीजन हमारे वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इसके लिए टोटलिटी में जैसे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 301 मशीनरी है अवेलेबल है इसके लिए, और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी हमारे पास हैं। वहीं आपको बता दें, शहर को 4 ऑपरेशनल इलाकों में तकसीम किया गया है, जहां हर एक इलाके की निगरानी स्पेशल ऑफिसर के जरिए की जाएगी। ये ऑफिसर सफाई और सर्विसेज की बहाली के लिए जिम्मेदार होंगे। कुल 301 मशीनें, जिनमें स्नो कटर, स्नो ब्लोवर, लोडर और टिपर ट्रक शामिल है। इसके अलावा 305 ट्रेनिंग मुलाजिम शिफ्टों में काम करेंगे ताकि 24 घंटे निगरानी की जा सके। इसके साथ ही मुख्तलिफ महकमे के बीच इंटर डिपार्टमेंटल कायम किया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हेल्थ महकमा, पीडीडी और एसएमसी यानी श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं और वाहिद मकबूल भी जुड़ चुके हैं। मीर उमर, आपसे जानना चाहूँगी पहले कि वादी कश्मीर में इस वक्त कैसी सर्दी का दौर चल रहा है और महकमा कितना तैयार है, आप बता दीजिए। वेल देखिए, जिस तरह से अभी मौसमी सूरत बने हैं, अभी ड्राई स्पेल चल रहा है। हालांकि मौसम क्लाउडी है, लेकिन बारिशें या बर्फ की जो सूरत हाल जो है वो एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिल रही है, और करीबन ये हमें 7 तारीख तक इसी तरह से क्लाउडी एटमॉस्फेयर देखने को मिल सकता है। बट पॉसिबली ये बताई गई है कि जो नॉर्थ के जो एंड रीजन्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं या जो उसके साथ एडजेसेंट आइसोलेटेड लोकेशंस हैं, ऐसी जगहों पे जो है हमें हल्के तौर पर बारिशें या बर्फ देखने को मिल सकती हैं। इन मिडस्ट अगर आप देखें तो प्लेन एरियाज में भी पॉसिबली जो है हल्के तौर पर रेनफॉल हो सकता है। और इस ज़मीन में लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कई सारे इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले भी कई सारी रिव्यू मीटिंग्स ली गई हैं। इवन दो कि जो डीसी श्रीनगर है, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट की जितने ब्रांच यहाँ पे मौजूद हैं, जो कंट्रोल रूम्स मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने अपना दौरा किया और जो कंसर्न्ड जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की और सभी मालूमात जो है उन्होंने उनसे हासिल की, सो दैट की जो प्रेयर लेवल पे और प्रोएक्टिव मैनर में जो अरेंजमेंट्स है एज पर्टिकुलर टू स्नोफॉल की अगर हम बात करें तो किस तरह के रखे गए हैं। तो इस ज़मन में अभी जो हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक एटलीस्ट 301 जो मशीन्स जो है वो बिल्कुल तैयार है अक्रॉस जो कश्मीर डिवीजन में काम करेंगी। और इस ज़मन में करीबन 4 जो मेजर जो कंट्रोल रूम्स जो है वो बनाए गए हैं, चाहे हम उसमें श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें या नॉर्थ रीजन के
2 डिविजन्स की बात करें, बारामूला या हंदवारा, और इन सभी पॉइंट्स पे जो है कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं और पब्लिक की असिस्टेंस के लिए जो बर वक्त जो कार्रवाई की जा सकती है, अगर स्नोफॉल हेवी लेवल में होता है या रोड्स को क्लियर करना है या लोगों को कुछ सहूलियत फराहम करनी है, क्लियरेंस की अगर हम बात करें, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है प्रोएक्टिव मैनर में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजाम रखे हैं। और उसी ज़मीन में ये रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है कि जो लोग किसी न किसी हद तक जो है बारिश या बर्फ की वजह से परेशान होते हैं, तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए कि अभी आज की डेट में कश्मीर डिवीजन में एटलीस्ट 301 मशीन्स जो है वो तकरीबन 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास हम कह सकते हैं, 10,000 साढ़े 10,000 आसपास जो किलोमीटर्स है उसको साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी जो सूरत हाल जो है वो ड्राई स्पेल की है और हमें इस तरह की कहीं पे कोई बड़ी सूरत हाल मौसम की तब्दीली को लेकर जो है देखने को नहीं मिल रही है, चाहे हम हेवी स्नोफॉल की बात करें या रेनफॉल की बात करें। बट अरेंजमेंट्स प्रेयर लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किए गए हैं और मैन एंड मशीनरी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है अगर स्नोफॉल होता है किसी भी रीजन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम कश्मीर डिवीजन में बात करें तो। जी वाहिद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बांडीपोरा में देर से बर्फबारी का क्या कुछ असर हुआ है, ये जानना चाहेंगे। से जिस तरह से हमने देखा जो मौसम है वो क्लाउडी चल रहा है और साथ ही साथ जो हाई रिज है वहाँ पे बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके में है यहाँ पे थोड़ी सी बारिशें हुई है, लेकिन इस कदर हम कह सकते हैं कि जितने यहाँ पे बारिशें होनी थी या बर्फबारी होनी थी तो उतनी तादाद में नहीं हुई थी या उस लेवल तक नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा क्योंकि करीबन 1.5 महीने से लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नदी नाले हैं या बाकी चश्मे हैं वो रुक गए हैं और साथ ही साथ पानी की बहुत ही कमी यहाँ पे महसूस की जाती है। आज भी हमने देखा मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं वो सूख पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे पानी जो नहीं है। और साथ ही साथ इस तरह से महकमे मौसमियात का भी कहना है कि आइंदा तकरीबन 6 और 7 दिनों तक जो 7 जो जनवरी तक है मौसम ड्राई रख सकता है, उसके बाद ही एक और WD है जो वो आ सकता है, लेकिन उसमें भी यही बताया गया है कि हाई रिस्क में जो है बर्फबारी हो सकती है। तो फिलहाल अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो लगातार इस वक्त जो है दिन भर जो है हमने देखा आज क्लाउडी रहा और साथ ही साथ जो ठंड है वो काफी महसूस की गई है। साथ ही साथ अगर अब बारामूला की बात करें, द्रंग की बात करें या इसके अलावा गुलमर्ग हो या टिमर्ग हो, वहाँ काफी माइनस टेम्परेचर चल रहा है, जिसकी वजह से काफी शदीद वहाँ पे सर्दी महसूस की जाती है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे जिला इंतजामिया होती है वो अलर्ट पे होती है और अभी भी हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे उन्होंने आज खुद वहाँ पे दौरा किया और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उनके साथ तबादला ख्याल किया और साथ उसके पर उनको बताया गया कि यहाँ पे जिस तरह से कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं वो 24 घंटे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बर्फबारी ज्यादा होती है तो उस 7 में किस तरह से यहाँ पे जो मशीनरी है उसको अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ लगातार हमने देखा कि अब कुछ दिन पहले यहाँ पे जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पे की गई। यहाँ कह सकते हैं कि जिला इंतजाम की तरफ से तमाम जो इंतजाम होते हैं या अलर्टनेस होती है, रेडीनेस होती है, कंट्रोल रूम्स होते हैं या जितने भी इसके जब बर्फबारी होती है तो उससे मुंसलिक जितने भी यहाँ पे महकमे होते हैं तो उनको अलर्ट पे यहाँ पे रखा गया है। हमने देखा कि लगातार यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने जो ऑल ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ मीटिंग की, तबादला ख्याल किया और साथ ही साथ खुसूसन जो हम कह सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है और साथ ही साथ PDD के अलावा जो जल शक्ति महकमा होता है, क्योंकि जब यहाँ पे बर्फबारी होती है उसके बाद क्योंकि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है उसके बाद जो पाइप्स होती हैं फ्रीज होती है तो लोगों को पानी के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस जमीन में अगर किसी भी इलाके में जो सिचुएशन होती है तो उस दौरान यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो टैंकर सर्विस है उनको स्टैंड बाय रखा गया है। जिन इलाकों में इस तरह की पानी की कमी महसूस की जाएगी तो वहाँ पे टैंकर सर्विस है उनको वहाँ पे रवाना किया जाएगा। तो फिलहाल अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो उनका यही कहना है कि करीबन 7 जो है जनवरी तक जो मौसम है रह सकता है, उसके बाद एक और जो WD है वो आने वाला है और इसका जो इंटेंसिव है वो नॉर्थ कश्मीर और साथ ही साथ साउथ कश्मीर को देखने को मिलेगा। जी मीर उमर, आपसे जानना चाहेंगे शहर को कितने ऑपरेशनल इलाकों में तकसीम किया गया है और हर इलाके की निगरानी कौन करेगा? वहीं पे 305 ट्रेनिंग मुलाजिम किस मकसद के लिए शिफ्टों में काम करेंगे? वेल देखिए, अगर आप कश्मीर डिवीजन की ओवरऑल लेवल पे बात करें तो 4 मेजर जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें श्रीनगर है, अनंतनाग है, बारामूला है और हंदवारा है। ये 4 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है और जो डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी ऑफ जो वर्क जो है
उसको उसी हिसाब से रखा जाएगा जिस हिसाब से मौसम की तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं आने वाले वक्त में। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्थ रीजन है या साउथ के जो एंड रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है और श्रीनगर में हमें हल्के तौर पर बारिशें देखने को मिलती है। तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि कहाँ पे क्या मशीनरी की एग्जम्पशन या उस वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाएगी, वो मौसम पे डिपेंड करता है। लेकिन एज ऑफ नाउ करीबन 26 ऐसे जो पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसरान हैं वो उन कंट्रोल रूम्स को मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे ही वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी प्रेडिक्शन जो है आफ्टर 7 ऑफ दिस मंथ होती है तो अकॉर्डिंगली वो उस पर एक्टिवली काम करने की कोशिश करेंगे। और जो डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन्स एंड मैन है वो उसी हिसाब से की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से अभी मेरे कुलीग भी आपके साथ ये शेयर कर रहे थे कि जो नॉर्थ का रीजन है, क्योंकि वहाँ पे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आने वाली है आफ्टर 7th ऑफ दिस मंथ, तो पॉसिबली है कि वहाँ पे उस नॉर्थ रीजन में हमें ज़्यादा जो है रेनफॉल या स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीनरी है वो उसी हिसाब से डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये प्लान किया गया है कि कश्मीर डिवीजन में 301 जो मशीन्स जो है और जो इसके साथ एलाइड मैन है वो बिल्कुल ट्रेंड है और वो बिल्कुल तैयार है। अगर कहीं पे भी कोई मौसम के हवाले से कोई डिस्प्लेसमेंट आने वाले वक्त में देखने को मिलती है तो उस चीज़ को जो है बिल्कुल फर्स्ट फॉरमोस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं अक्षय लाबरू, उन्होंने रिसेंटली इन सभी जो कंट्रोल रूम्स जो हैं या जो डिविजन जो डिवाइड किए गए हैं इसमें श्रीनगर डिवीजन उनके हाथ में आता है, उन्होंने अपनी तरफ से उसमें विजिट भी किया। जो मशीन्स की जो अभी सिचुएशन है उससे भी उन्होंने पूरी तफसीलात जो है मुतलका ऑफिसरान से हासिल की और साथ साथ जितने भी ऑफिसरान हैं उनको बताया गया है कि वो 24 आवर्स जो है अपनी ड्यूटी को निभाएं और कंट्रोल रूम्स पे जो एक्टिवली जो नंबर्स रखे जा रहे हैं उन नंबर्स पे जो है एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अगर किसी भी वक्त कोई असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो इंटर डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि ना सिर्फ, हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब स्नोफॉल होता है या कहीं पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग की सूरत हाल बनती है, वहाँ पे पंप स्टेशन को लगाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं या कॉर्पोरेशन है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें या अगर हम पीडीडी की बात करें, पीएचई की बात करें, केपीडीसीएल की बात करें तो इन सभी या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो सभी को ऑन बोर्ड लिया गया है सो दैट कि किसी भी तरह की अगर कहीं पे भी कोई अनटोवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस वक्त जिस तरह की ज़रूरत जो आवाम को होनी चाहिए उस वक्त वो उनको मिल जानी चाहिए। तो कह सकते हैं कि ज़रूर कि जिस तरह से अभी इस पूरे प्लान को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तैयार है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसरान हैं उन्होंने अपनी टीम्स को इसके लिए बिल्कुल अलर्ट रखा है। कंट्रोल रूम्स ऑलरेडी इसके लिए तश्कील दिए गए हैं। जो कंट्रोल रूम्स पे जो नंबर्स है वो एक्टिवली 24 आवर्स जो है वर्किंग में है। तो बड़े एक डिफरेंट और बड़े बेहतरीन तरीके से जो है इंतजाम खासतौर पर विंटर की प्रिपरेशंस की जब हम बात करते हैं स्नोफॉल की या रेनफॉल की तो उसको लेकर किया गया है। जी चलिए मीर, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एडवोकेट फारूक हबीब को बांडीपोरा जिला कांग्रेस के सदर के तौर पर अपॉइंट किया है। एडवोकेट फारूक हबीब ने कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने राहुल गांधी पार्टी के सीनियर लीडर और बांडीपोरा के एमएलए का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी हिमायत की। फारूक हबीब ने कहा कि तमाम पार्टी कारकुनान मिलकर बांडीपोरा में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जरिए कुछ वक्त पहले पूरे मुल्क में संगठन सृजन अभियान चलाया गया था जिसका मकसद था कि पार्टी में बड़े लेवल पर फेरबदल किया जाए ताकि पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत किया जाए और अवामी राब्ता बढ़ाया जाए। इसी को लेकर उधमपुर में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए गए और अब इसके नतीजे का ऐलान कर दिया गया है जिसमें पार्टी की तरफ से कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुमित मंगोत्रा को जिला सदर उधमपुर बनाया गया है। सदर बनने पर सुमित मंगोत्रा ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और जिम्मेदारी दी है तो ईमानदारी से इस जिम्मेदारी
जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सदर ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज के प्रेसिडेंट्स की अपॉइंटमेंट को फौरी तौर पर मंजूरी दे दी है। डेवलपमेंट के लिए हम हर एक कोशिश करेंगे, जॉइंट कोशिश करेंगे। हमारे एमएलए साहब भी है, उससे मिलकर हम बांडीपुरा के डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे। और ख़ासकर मेरे दो चीज़ें मैंने ये नेशनल फोरम्स पे भी उठाया और इसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। एक तो बांडीपुरा के लिए रेलवे ट्रैक, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए आरबी एस्टेट्स, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे और लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। हाल ही में कांग्रेस द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए जो है संगठन सृजन अभियान जो है वो चलाया गया था, और इसको लेकर पूरी तब्दीली जो है वो कहीं ना कहीं की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अगर बात की जाए या जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे फेरबदल जो है वो किए गए हैं। उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर में पिछले काफी समय से अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है उनका जनस्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि नेता सुमित मंगोत्रा को टिकट मिली, और उसके बाद ये देखा गया कि जो चुनाव दूसरे स्थान पर वो रहे, और कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत होने के तरफ जो है सुमित मंगोत्रा ले जा रहे हैं। इसी को लेते हुए संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ पर भी चर्चाएं और कार्यक्रम हुए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाना था। और अब ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि कार्यकारिणी अध्यक्ष सुमित मंगोत्रा को ही अब जिला प्रधान जो है वो चुन लिया गया है, जिसके तहत रात को ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट है वो सामने आई है। और उधमपुर के लिए कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रधान जो है सुमित मंगोत्रा को एक बार फिर चुना गया, और सुमित मंगोत्रा इस समय हमारे साथ हैं। जिस तरह से अब इनको यहाँ चुना गया है, बात करें जी सुमित जी, सबसे पहले तो आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको एक बार फिर जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है। किस तरह से देखते हैं, और अब क्योंकि एक संगठन सृजन अभियान चलाया गया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आप पे दी जा रही है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह से संगठन को आप आगे ले जाएंगे? क्या लगता है कि ये करने से, सृजन अभियान चलाने से कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर फिर मजबूती मिलेगी? धन्यवाद विक्रम जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, खास करके हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे एक इतना बड़ा विश्वास जताया है और मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी है। जैसा आपने कहा, संगठन सृजन अभियान जो कि पूरे देश भर में चलाया गया था, जिसका जम्मू कश्मीर में कल रात को जो लिस्ट निकाली गई, उसमें हर जिला में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से तमाम उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से ये जिम्मेवारी निभाऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जमीनी स्तर पर जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो पिछले कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का काम करेंगे। जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, कांग्रेस वहां पहुंचेगी। और मेरा यही कहना है कि जिला उधमपुर में आने वाले दिनों में एक कांग्रेस मजबूत पार्टी बन के सामने आएगी। देखा जाए तो कांग्रेस पिछले कई सालों से लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है यहाँ गुटबाजी जो है खास करके उधमपुर के अंदर ये सबसे ज्यादा देखी जाती थी, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कमजोर होती थी। अब आपको ये नेतृत्व सौंपा गया है, किस तरह से जो पुराने कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ता या जो पार्टी से खफा कार्यकर्ता, उन सबको साथ जोड़ने का, या अगर ग्राउंड स्तर पर, जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर बात की जाए तो किस तरह से पार्टी का काम जो है वो किया? देखिए, यहाँ तक गुटबाजी की बात है, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है यहाँ पे गुटबाजी नहीं होती है। यहाँ तक हमारे जिला उधमपुर कांग्रेस की बात है, गुटबाजी तो कोई नहीं थी। हाँ, कुछ जो मुझे लगता है कि अन्य पार्टियों से जुड़े लोग जो कि कांग्रेस का कहते थे कि हम भी कांग्रेस में हैं, वह लोग कुछ ऐसी बातें जरूर करते थे, लेकिन हमारे जिला में कोई गुटबाजी नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा यह जरूर था कि कुछ कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता नाराज जरूर थे। उनकी क्या नाराजगी थी, हमारी उनसे लगातार बातें हो रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी उनसे मिलके सब एक मजबूती से हम कांग्रेस पार्टी को एक सामने लाएंगे। और दूसरी बात, मैं युवाओं को भी ये कहूंगा कि
युवाओं को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको कांग्रेस में लाएंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, आम लोगों की बात करें, जिनको साथ लेके चल सकती है। और जैसा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं आपको बता दूं कि जिला भर में हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत, चाहे शहर की बात हो, हम सभी को साथ लेके हमारे पुराने जो कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अपना योगदान दिया है, उनके पास जाएंगे, उनके आशीर्वाद से उनको साथ लेके, उनकी गाइडेंस के साथ ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप युवा नेता हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि उधमपुर के अंदर NSUI जो थी, वो एक संगठन, जो स्टूडेंट संगठन था कांग्रेस का, वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ करता था। लेकिन अब पिछले कई सालों से वो जो संगठन है पूरी तरह से खत्म हो गया। तो उसको लेकर क्या करने जा रहे हैं आप? दोबारा से युवाओं के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे ताकि युवा जो है वो दोबारा कांग्रेस की तरफ आए? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं तो यही कहूंगा, जैसा हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा आप देख ही रहे हो कि पूरे देश भर में संगठन सृजन अभियान के चलते नए युवाओं को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, ये इसलिए चलाया गया कि हर एक को मौका है वो सामने आए, जिसमें क्षमता होगी वही आगे आएगा। तो आप देखिए, हम भी पार्टी का काम कर रहे थे, पार्टी ने हमें मौका दिया। उसी तर्ज पर हम युवाओं की बात करें या NSUI जो हमारा संगठन है, जैसे स्कूल कॉलेजों की बात करें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि यूथ कांग्रेस की बात करें, NSUI की बात करें, महिला कांग्रेस की बात करें, सेवा दल की बात करें, जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इसी तरह से उनके लोग आगे लाएंगे। जो अच्छा काम करने वाला होगा उनको आगे लाके हमारी कोशिश होगी कि युवाओं की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, उनको अपने साथ जोड़ेंगे, जो भी उनके मसले मिसाइल होंगे उनको हल करवाने का प्रयास करेंगे। सोचिए, एक बहुत बड़ा जो एक प्रश्न जो चिन्ह जो है वो लगाया जाता है हमेशा कांग्रेस पर, परिवारवाद। क्या आपके परिवार से कोई कांग्रेस में था और अब आपको जो जिला प्रधान की जिम्मेदारी मिली? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार में आज तक कोई भी कांग्रेस के किसी पद पे नहीं था। ना ही मेरे परिवार में किसी ने चुनाव लड़ा है, ना ही कोई जिला अध्यक्ष रहा है। मेरे परिवार में मैं अपने पिताजी की बात करूंगा, मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे ग्रैंडफादर थे, आज तक उन्होंने पार्टी में कोई भी पोस्ट नहीं ली। और यही एक कांग्रेस की खूबी है कि ये जो कहते हैं परिवारवाद, जो कांग्रेस पे आरोप लगाए जाते हैं परिवारवाद, तो आप देखिए आज की डेट में मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद खुल के सामने आ रहा है। चाहे आप दिल्ली से शुरू करें, जम्मू में देखिए, और मैं उधमपुर की बात करूंगा, उधमपुर में देखिए परिवारवाद जो कांग्रेस पे आरोप लगाए जाते हैं, परिवारवाद बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी में बोल रहा है। और इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि मेरे से एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव भी लड़ा है, और मेरे से एक छोटे से कार्यकर्ता को एक आज जिला अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद सुमित जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने का। ये थे सुमित मंगोत्रा, जिन्होंने हाल ही में जिनको पार्टी द्वारा जो है वो जिला प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है, और जिम्मेदारी लेकर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उधमपुर में फिर एक बार मजबूत करने का कार्य जो है सुमित मंगोत्रा द्वारा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम मंची, उधमपुर। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सबा अंसारी जुड़ चुकी हैं, और वाहिद मकबूल जुड़ चुके हैं, और विक्रमजीत पंछी जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एडवोकेट फारूक हबीब को बांडीपोरा जिला कांग्रेस के सदर के तौर पर क्यों अपॉइंट किया, और एडवोकेट फारूक हबीब ने कांग्रेस आला कमान का शुक्रिया किस लिए अदा किया? देखिए, जिस तरह से हमने देखा 1 महीने पहले जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पे एक संगठन चलाया था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के हुक्म के मुताबिक ही वो यहाँ पे पहुंचे थे। हर एक जिले में, कश्मीर के हर एक डिवीजन पे यहाँ पे पहुंचे थे, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों के साथ तबादला ख्याल किया था। और साथ ही साथ जितने भी उनके ग्रास रूट लेवल वर्कर्स थे कांग्रेस के थे, उनके साथ उन्होंने बातचीत की, और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो उनके अलावा बाकी जो तबका या फिक्र के लोग होते हैं उनसे भी उन्होंने तबादला ख्याल किया था। और साथ ही साथ अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे फारूक हबीब को जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नाम बनाया गया है, क्योंकि जिस तरह से कल ही इनका जो लिस्ट है वो मंजर यहाँ पे आया। और साथ ही साथ जिस तरह से हमारी सूरत है उनके मुताबिक यहाँ पे 3 नाम यहाँ से गए थे, और लेकिन 3 नाम दो नाम थे उनको रिजेक्ट करके फिलहाल फारूक अहमद जो हबीब है उसको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया गया। और साथ ही साथ फारूक हबीब ने आज कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के आला हुकाम जितने भी हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का MLA भी है बांडीपोरा का, तो उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि बांडीपोरा को वो तामीर तरक्की के लेकर आगे जाए, और क्योंकि उस तरह उनके पास एक मिशन है, वो चाहते हैं कि बांडीपोरा
क्योंकि एक पसमानदा जिला है, यहाँ पे जो आरबी है उसका दर्जा यहाँ पे मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उनका ये भी मुतालबा था कि उनके कल या परसों उनकी जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, तो वहाँ पे वो बिल्कुल बांडीपुरा की बात करेंगे, क्योंकि बांडीपुरा के लिए रेलवे ट्रैक, इसके अलावा और बाकी जितने भी युवा यहाँ पे परेशान है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उस हवाले से वहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि हमने देखा जो कांग्रेस थी पिछले कई सालों से बिल्कुल बिखरी हुई थी, और साथ ही साथ कुछ बहुत सारे वर्कर्स उनके थे वो काफी पार्टी से भी नाराज थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे संगठन चलाया गया, और साथ ही साथ हर एक जो यहाँ पे जो उनके मेंबर नाराज थे या पार्टी से दूर, तो उनको आगे तकरीबन हमने देखा कि हर एक महाज पे उनके साथ बातचीत की गई, और साथ ही साथ लगातार उनके मशावरते में रहे, और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो हम कह सकते हैं कि उनके जो पुराने लीडर्स थे वो जिस तरह से उनके साथ बातचीत हुई, और साथ ही साथ जिस तरह से अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो चाहती है कि ग्रास रूट लेवल पे जो उनका वर्कर है, उनका जो कैडर है, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, और साथ ही साथ हमने देखा कि बांडीपुरा से भी उनने अपनी जो जीत है वो दर्ज की, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा नेशनल कांग्रेस के दरमियान उस दिन कोalition था, और साथ ही साथ अब जिस तरह से बांडीपुरा में है इस वक्त जो कांग्रेस का जो है हम कह सकते हैं MLA है, और दिखाई दे रहा है कि जो अब कांग्रेस है धीरे धीरे अपनी जो पार्टी है मजबूत करने की लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ यही वजह है कि अब जो उनके पास ग्रास रूट वर्कर्स होते हैं, या जिस तरह से नया संगठन उन्होंने बनाया, और साथ ही साथ अब जिस तरह से फारूक हबीब शेख को यहाँ पे पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं ना कहीं वो आज बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया, तो वो चाहते हैं कि बांडीपुरा की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। जी जी, वहीं पे विक्रम आपसे जानना चाहूंगी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान क्यों चलाया, और उधमपुर में किस तरह के प्रोग्राम्स किए गए और उनका मकसद क्या था, तफसीलन बताइए। देखिए फसीदा, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी उनके द्वारा संगठन सृजन अभियान जो है वो चलाया गया था, यानी कि जो अपनी पार्टी है उसको मजबूत करना और ग्राउंड लेवल तक पहुंचना और लोगों को अपने कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना। तो जिस तरह से जन आधार जो है वो लगातार खत्म होता जा रहा था, और उसके बाद जन आधार को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि पार्टी जो है वो और मजबूत हो। अगर बात की जाए यहाँ उधमपुर की, तो उधमपुर में यशपाल खजूरिया के बाद अगर यशपाल खजूरिया चुनाव जीते थे लगभग आज से 30 साल पहले, और उसके बाद अब अगर दूसरे स्थान पर कोई रहा है कांग्रेस का, यानी कांग्रेस अगर मजबूत हुई है, तो सुमित मल्होत्रा कांग्रेस के वेस्ट से चुनाव लड़े थे, जो कि काफी वोट जो है उन द्वारा लिए गए थे, यानी कि दूसरे स्थान पर वो रहे, तो काफी कम मार्जिन था जिससे वो हारे थे। लेकिन ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कभी भी उधमपुर में स्ट्रांग नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस में उधमपुर के अंदर अगर देखा जाए तो गुटबाजी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब कांग्रेस ने जहां ये संगठन सृजन अभियान चलाया, लोगों से बात की, जो कार्यकर्ता थे उनसे बात की, जो पुराने नेता थे उनसे बात की, तो कहीं ना कहीं सुमित मल्होत्रा का नाम सामने आया। और उसके बाद जिस तरह से जनाधार बढ़ाया गया है, यानी वोट जो कांग्रेस को उस समय मिला इस असेंबली इलेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं देखा गया। और ये लगभग उससे पहले भी कई लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन 4 से 5 हजार वोट के बीच रह जाते थे। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और इसको लेकर कि कहीं ना कहीं ये जरूर सोचा गया कि सुमित मल्होत्रा में कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां जरूर हैं कि वो संगठन को यहाँ मजबूत कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं। जिस वजह से ये अभियान चलाने के बाद काफी देर के बाद इसका रिजल्ट जो है वो सामने आया, और इस रिजल्ट के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि कांग्रेस पहले सुमित मल्होत्रा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद अब जो है वो जिला अध्यक्ष यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था। कई सालों से कांग्रेस की यहाँ पर जो मीटिंग जो अगर बात की जाए तो जो आज भाजपा के विधायक हैं RS पठानिया, उनके जो पिता थे भूपेंद्र सिंह पठानिया, वो जो थे कांग्रेस में थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब वो इस तरह की मासिक बैठकें या लोगों के जाना, जनसभाएं करना, ये उनका एक लगातार कार्यक्रम जो था वो रहता था। लेकिन उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम जो थे वो पूरी तरह से, क्योंकि जब उनका निधन हुआ उसके बाद से ये इस तरह के कार्यक्रम जो है पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन सुमित मल्होत्रा ने इस रीत को जो है फिर दोबारा चलाया, और दोबारा से बैठकें और जनसभाएं जो है वो करना शुरू की, और कहीं ना कहीं आधार कांग्रेस का बढ़ाना शुरू किया। इसी आधार पर अगर देखा जाए तो सुमित मल्होत्रा को इस बार फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये अब माना जा रहा है कि सुमित मल्होत्रा कांग्रेस को एक बार फिर यहाँ पर उधमपुर के अंदर जो है मजबूत करेंगे, जनाधार जो है उनका बढ़ाएंगे। इस वजह से एक बार फिर कांग्रेस द्वारा उन पर भरोसा जताया गया। और सुमित मल्होत्रा ने भी, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर वो लगातार
गांव पंचायत स्तर और स्कूल कॉलेज में जाकर संगठन को मजबूत करने का प्रयास जो है वो करेंगे। यानी कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस का जो एक संकल्प है, उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि और जो पार्टी का जनादेश है वो जरूर उधमपुर में फिर बढ़े। जी फतेह सबा अंसारी, आपसे जानना चाहूंगी कि फारूक हबीब का क्या कहना था बांडीपोरा में डेवलपमेंट के हवाले से, तफसीलन बताइए। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम टाइम से जो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग कैंपेन चल रही थी, उसी के तहत जो जम्मू कश्मीर को लेकर ऑर्डर जारी हुआ और यहाँ पर भी तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट किया गया है। जैसा कि हमने देखा जिला गांधरबल से शेख एजाज अहमद को लिया गया है, वहीं अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो फारूक हबीबी को लिया गया है। और इस ज़मन में हमने देखा है कि वो राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए और उन्होंने यही कहा कि जो भी नेशनल कांग्रेस का विजन है, वो उनके सीनियर लीडर्स का जो भी विजन है, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर वो उन पर काम करेंगे और खास तौर पर इलाके की तरक्की के लिए वो काम करेंगे। जो भी लोगों को इस वक्त मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो काफी टाइम से हमें वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आ रही थी। खासतौर पर अगर मैं जिला गांधरबल की भी बात करूं तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि जब पिछले साल यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात हुए थे, तब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिल फारूक थे, लेकिन उस वक्त नेशनल कांग्रेस ने ये फैसला लिया था कि वो अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो गांधरबल जिले से खड़ा नहीं करेंगे और अपना सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे। लेकिन जो उस वक्त यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे साहिल फारूक, वो इस फैसले से सहमत नहीं थे और उस वक्त उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। और पिछला जो एक साल गुजरा है, हमने देखा था कि गांधरबल जिले में कांग्रेस पार्टी की का जो नाम है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। वर्कर्स जो थे वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गए थे। लेकिन अब फिलहाल जो ये ऑर्डर सामने आया है जिसमें नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट किया गया है, तो यकीन है कि अब चीजें जो है वो सुधार उनमें होता हुआ नजर आएगा और लोगों से मिलने का, लोगों से जुड़ने का, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको सुनने का जो है वो सारा सिलसिला हमें नजर होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ की तमाम तर रीजनल पार्टीज जो हैं या फिर हम देखते हैं बीजेपी जो है जिस तरीके से लोगों के बीच में वो इस वक्त उभर रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसमें पीछे रही है। तो अब जो भी अपॉइंट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तमाम जिलों से, तो उनका यही कहना है कि अब वो जो भी विजन है नेशनल कांग्रेस पार्टी का उस पर वो काम करेंगे और इलाके की तरक्की के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। जी विक्रम, आपसे जानना चाहूंगी कि सुमित मंगोत्रा ने अपनी अपॉइंटमेंट पर क्या कुछ कहा, तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो आज पहले जब उनकी लद्दाख जो उनके पास पहुंचा था, जिसे उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि क्योंकि कल रात को देर रात ये लिस्ट निकली और आज सुबह ही हमारी टीम वहां पहुंची और बात उनसे की गई कि भाई आखिर किस तरह से काम करेंगे। तो वो लगातार कई बार जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो टीम है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, उनसे बात होती रहती थी और हमेशा ये कहा जाता था कि पार्टी संगठन या जो ग्रॉस रूट पर है, चाहे वो पंचायत लेवल पर है, चाहे ब्लॉक लेवल पर है, वहां से पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। तो एक बार अब उनको मौका मिला है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने पार्टी का शुक्रिया तो अदा किया कि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं ये उन्होंने जरूर कहा कि वो अब जी तोड़ मेहनत करेंगे, चाहे जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं जो नाराज हैं पार्टी से किसी भी कारण, उन सबको जोड़ने का काम जो है वो करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट विंग्स जो है वो तैयार किए जाएंगे। पार्टी का जो एक स्तर है उसको कहा जाए तो पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल और मोहल्ला लेवल तक पहुंचाया जाएगा ताकि पार्टी जो है और मजबूत हो, जनाधार जो है कांग्रेस का और बढ़े। और कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं उधमपुर के अंदर लोकप्रिय नेता जो है वो सुमित मंगोत्रा भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो चारों के चारों विधायक इस समय जो हैं वो भाजपा के हैं। लेकिन उधमपुर वेस्ट की अगर बात की जाए तो पवन खजूरिया एक बड़ा नाम, लाला शिवचंद्र जो उनके फादर से जहाँ विधायक रहे और उसके बाद पवन गुप्ता जो है वो भी यहाँ 2 बार विधायक रहे, एक बार इंडिपेंडेंट जीते और दूसरी बार भाजपा से जीते। तो उनको कहीं ना कहीं जरूर सुमित मंगोत्रा ने जो है वो टक्कर जरूर दी है। दूसरे नंबर पर सुमित मंगोत्रा यहाँ पर उधमपुर वेस्ट में रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पार्टी ने इस चीज को बहुत बड़ा एक फैक्टर समझा और उसके बाद सुमित मंगोत्रा को जो है वो अब जिला प्रधान यहाँ चुना गया। और ये देखते हुए
कि अब सुमित मल्होत्रा पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो सुमित मल्होत्रा को भी लगातार इसके लिए मेहनत करनी होगी कि आगे भी वो बरकरार रहे और कांग्रेस पार्टी जो है वो उन पर भरोसा जो है वो करती रहे और लोगों तक पहुंचकर लोगों की समस्या हल करना और कांग्रेस की नीतियों को या ग्रास रूट लेवल पर जो है उस पार्टी को जो है मजबूत करना, ये सुमित मल्होत्रा का एक दायित्व बनेगा। और आज उन्होंने लगातार इस बात में हर बार हर सवाल के बाद इस बात को जरूर दोहराया कि वो पार्टी ने जो जिम्मेदारियां उन पर सौंपी हैं उनको हल करने, उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे जो लोग पार्टी से बाहर चले गए हैं या दूसरी पार्टियों में चले गए हैं उन लोगों को दोबारा संगठित किया जाएगा ताकि पार्टी जो है उधमपुर के अंदर फिर एक बार मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं अब आगे देखने वाला समय ये होगा कि सुमित मल्होत्रा जो आज बातें कर रहे हैं क्या उन पर खरे उतरते हैं, क्या पार्टी को उस स्तर पर उस लेवल पर ले जाते हैं कि एक बार फिर यहाँ से यशपाल खजूरिया के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का कोई और कैंडिडेट जो है वो जीत के सामने आता है, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो या फिर अगर बात की जाए तो वो विधानसभा यानी कि एमएलए इलेक्शन हो, उनमें जीत के आगे आता है। अगर आता है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और सही भरोसा जो है पार्टी ने उस सुमित मल्होत्रा पे जताया होगा। वाहिद जी, आप बताइए कि कांग्रेस ने किस तरह से अपनी जमीनी सतह पर मजबूती और अवामी राब्ता बनाने का प्लान बनाया? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्योंकि हमने देखा पिछले कई सालों से यहाँ पे बिखरी हुई थी और अब धीरे धीरे क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अब जो लोगों के बीच में गए, लोगों को अपना जो मंशूर है उनका पार्टी का वो लोगों तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी यहाँ पे किस तरह से बड़ी पार्टी है उभरती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ जो कांग्रेस है अब इससे बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कम दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ अब जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाया, क्योंकि उन्होंने जितने भी यहाँ पे उनके खफा लीडर थे या जिनके कार्यकर्ता थे उनके घरों तक वो पहुंच के उनके साथ बातचीत की और साथ ही साथ ये उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वजह रही, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में थी तो उस दौरान यहाँ पे वो लीडर्स थे, उन्होंने जो आम वोटर्स होते हैं या जो उनके आम जो उनके वर्कर्स होते हैं तो उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। और यही वजह था कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो उनसे नाराज थे, खफा थे। और साथ ही साथ जिस तरह से आज अगर हम फारूक हबीब की बात करें तो ये भी पार्टी से नाराज थे क्योंकि इसके पिताजी जो है करीबन 40 साल तक कांग्रेस के साथ थी और साथ ही साथ जो आप फारूक हबीब थे लगातार इसको मनवाने की कोशिश की जाती थी कि आप पार्टी में आ जाए, लेकिन पिछले कई सालों से ये भी खफा थे क्योंकि ये जानने की कोशिश कर रहे थे या ये चाहते थे कि जिस तरह से उनके जो पिताजी थे उन्होंने 40 साल तक जो है कांग्रेस के साथ दिए, लेकिन उसमें जिस तरह से वो कांग्रेस में उनके साथ वफा नहीं किया था और साथ लगातार बहुत सारे जो शिकवे थे, गिले थे, तो कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि वो गिले शिकवे खत्म हो गए और साथ ही साथ अब जो पार्टी है वो मजबूत थोड़ी दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से ये नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए गए तो उनमें काफी दबाव भी है और रोल भी रहेगा इनका, क्योंकि मुख्तलिफ जो यहाँ पे अब सरगर्मियां होंगी, नई नई यहाँ पे पार्टी मीट्स होंगे और साथ ही साथ वर्कर्स कन्वेंशन होने वाले हैं, तो ये सब की जिम्मेदारी जो होगी ये अब इन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स पे होगी। और साथ ही साथ ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स यही कोशिश रहती हैं कि अब ये पार्टी को मजबूत करें और साथ ही साथ बुनियादी सतह पर जो लोग उनसे नाराज हैं, खफा है, तो उनको मनवाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमने देखा कि अभी अगर बांडीपुरा की बात करें तो बांडीपुरा में इनका जो काफी ग्रुप अच्छा है क्योंकि कांग्रेस का एमएलए भी है इस वक्त और साथ ही साथ फारूक हबीब ये भी कहता था क्योंकि हमारा यहाँ पे एमएलए है, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि बांडीपुरा में तामीर तरक्की हो क्योंकि एमएलए भी जो कांग्रेस का है। अब कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस है अब हम कह सकते हैं कि उभरता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ अपनी जो ग्रिप है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि पहले बहुत सारे जो इनके वर्कर्स थे या जिस तरह से संगठन यहाँ पे चलाया गया था, तो किस तरह से जो वहाँ पे से जो हम कह सकते हैं दिल्ली से जो लोग आए थे, जो कार्यकर्ता आए थे, जो जिस तरह से हाई कमान ने उनको यहाँ पे ग्राउंड सतह पे भेजा था, तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पे जितने भी तबके होते हैं उनके साथ बात की, चाहे हम माहिगिरी की बात करें या जिस तरह से हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं और साथ ही साथ जो कश्मीरी लोग हैं, और अलग अलग किस तरह से उन्होंने उनके साथ बात की और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की क्या वजह है तो कांग्रेस कहाँ पे कमजोर है, तो वहां पे वो काम कह सकते हैं कि मजबूत करने की पार्टी को है लगातार कोशिश कर रही है। तो यही वजह है कि आप जिस तरह से नई यहाँ पे दौड़ जो वो संभाली जाएगी क्योंकि नए कार्यकर्ता आए हैं, नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हैं और साथ ही साथ काफी जिम्मेदारियां भी उन पे हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत बनाएं और पार्टी का जो बुनियादी मंशूर है वो घर घर पहुंचाएं। जी विक्रम जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस सदर ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज के प्रेसिडेंट्स की अपॉइंटमेंट को कब और किस लिए मंजूर किया?
जी बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये सृजन संगठन अभियान चलाया गया तो ये पूरा भारत के अंदर चल रहा था और इसी को लेकर हर स्टेट के अंदर ऑब्जर्वर्स जो बनाए गए थे, यानी कि जो उनका जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो लोग वहां जाकर इस चीज का पता लगा रहे थे कि आखिर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर स्टेट में कांग्रेस जो है वो कमजोर क्यों है, वहां पर क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस का क्या सिस्टम होना चाहिए ताकि वो उनको पता करे। और ये साफ तौर पर एक बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ये लगातार ये चीज देखी जाती कि सिफारिश जो थी वो चलती थी। अगर एक पुराना प्रेसिडेंट है या हाई लेवल पे एक जो नेता किसी हाई पोस्ट पे बैठा है तो वो अपने किसी व्यक्ति को या अपने किसी चहेते को जो है वो रिकमेंड करता होगा, जिस वजह से उसको जब पोस्ट मिल जाती थी तो वो काम करे या ना करे, संगठन को मजबूत करे ना करे, अपना टाइम जो है टर्नओवर था वो टर्नओवर पूरा करने का प्रयास जो है वो किया जाता है, जिस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन जो है वो कमजोर होती हुई नजर आई। इसको लेते हुए लगातार इन्होंने पूरे देश के अंदर इस तरह का अभियान चलाया और इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो था वो अहम था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा थी हर 5 साल के बाद भाजपा या फिर कांग्रेस जो है वो सरकार आती थी, लेकिन कांग्रेस अब वहां इतनी कमजोर हो चुकी थी तो कहीं देखा गया, पिछले कई सालों से देखा गया कि कांग्रेस को दोबारा रिपीट होने का मौका वहां नहीं मिला। तो इसलिए वहां पर भी पूरा ये अभियान जो है संगठन सृजन अभियान जो है वो वहां चलाया गया और उसके बाद ये देखा गया कि किन किन लोगों को यहाँ अपॉइंट जो है वो करना चाहिए ताकि जो संगठन है वो और मजबूत हो सके। और इसी को लेकर जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उनके पास जब वहां की हिमाचल की लिस्ट, जम्मू कश्मीर की लिस्ट तो पहुंची, जब हिमाचल की लिस्ट भी पहुंची तो उन्होंने उसको भी अप्रूव किया और उसके साथ ही साथ दोनों लिस्टें जो हैं वो एक साथ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हो चाहे जम्मू कश्मीर की हो, तो दोनों लिस्टें एक साथ जो है वो जारी की और जिनमें अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और हिमाचल की बात की जाए तो वहां पर भी बहुत बड़ा फेरबदल जो है वो जरूर हुआ है। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है उसको बदलने का प्रयास किया है और कांग्रेस अब कहीं धीरे धीरे, अगर कहा जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाजपा ने कांग्रेस को जो है वो राजनीति सिखाई है और राजनीति ऐसी सिखाई है कि जिस तरह से भाजपा ने गली मोहल्ले में कमेटियां खड़ी करके प्रेसिडेंट्स या उनको ओहदेदारी दी है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ओहदेदारी दी है, अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चल रही है और उसी तरह की जो एक प्रयास है वो किया जा रहा है ताकि कांग्रेस की जो जन समर्थन है वो और मजबूत हो और कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अगले आने वाले चुनावों में उभर कर सामने आए। जी, सबा अंसारी, आपसे जानना चाहूंगी कि एडवोकेट फारूक हबीब ने राहुल गांधी और पार्टी के सीनियर लीडर्स का क्यों शुक्रिया अदा किया? जी देखिए, जैसा कि जानते हैं हम कि बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया है और इसी मौके पर आज वो राहुल गांधी और सीनियर लीडर्स का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो इलाके की तरक्की है उसके लिए भी काम करेंगे। तमाम तर वर्कर्स जो भी इस वक्त जिला बांडीपुरा में कांग्रेस के काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के साथ मिलकर जो है वो काम किया जाएगा। तो इसी हवाले से आज हमने देखा है कि काफी ज्यादा खुशी का माहौल भी हमें वहां पर नजर आया और इसी मौके पर वो राहुल गांधी के साथ साथ जो भी कांग्रेस पार्टी के तमाम तर सीनियर लीडर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। जी फर्ज, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।